नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कैलारस में लौटेगी मिठास, बंद फैक्ट्रियों की बढ़ी आस। इसके पहले भी ये कोशिशें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन में उन्होंने प्रयास किया है कि जो आउटस्टैंडिंग है श्रमिकों की, जो लंबे समय से ड्यू थी, फैसला आपको ही करना है। या उन फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करिए या उन्हें क्लोज डाउन करके जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो उनसे जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनको देकर उनके रीडिप्लॉयमेंट का रास्ता खोलिए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बरसों बरस इसी में बीत जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। तो बेहतर ये है कि यही शैली और यही मैकेनिज़्म सबसे बेहतर है कि आप देखिए क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कभी कैलारस की पहचान रही शुगर मिल, जो हजारों परिवारों की उम्मीद थी, अब फिर से गुलजार होने की राह पर है। लंबे समय से बंद पड़ी मिल को फिर शुरू करने के लिए मोहन सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। एमएसएमई विभाग ने इसे 30 साल के लीज पर देने के लिए ईओआई जारी की है। मिल की रोजाना 1250 टीडीसी गन्ना पेराई क्षमता है। परिसर में फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गोदाम, वर्कशॉप और 12.86 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इच्छुक प्रस्तावक 31 अगस्त और 1 सितंबर को साइट विजिट कर सकेंगे। 3 सितंबर को प्री बिड मीटिंग होगी और 15 सितंबर तक प्रस्ताव जमा किए जा सकेंगे। सरकार की कोशिश है कि निजी भागीदारी के जरिए बंद पड़ी मिल की मशीनें फिर चले और कैलारस की पुरानी रौनक वापस लौटे। सीएम का कहना है कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। विकास की दृष्टि के साथ आज किसानों के लिए भी बड़ी सौगात दी आपने कैलारस में। निश्चित रूप से शुगर फैक्ट्री तो जो हम पहले घोषित कर चुके हैं वो उसकी सौगात है ही। किसान कल्याण वर्ष तो हम उस पर करने वाले हैं। सरकार की कोशिश सिर्फ एक बंद फैक्ट्री का ताला खोलने की नहीं, बल्कि कैलारस की पूरी आर्थिक धड़कन को फिर रफ्तार देने की है। मिल शुरू होती है तो गन्ना किसानों को स्थानीय बाजार मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और मिल से जुड़े छोटे बड़े कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है। लेकिन जहां रोजगार और उम्मीद की बात है, वहां सियासत भी पहुंच गई है। कांग्रेस का सवाल है कि मिल को फिर शुरू करने की कवायद कब तक जमीन पर उतरेगी और क्या इस बार बंद पड़ी मशीनें सच में चल पाएंगी। क्योंकि जब जीतू पटवारी जी एक्टिव हुए, जब उन्होंने वहां जाकर पूरे मामले का संज्ञान लिया, तो आपकी सरकार में खलबली मच गई। आपको जानकारी है कि राहुल जी के पास भी ये बात पहुंची तो आप डर गए, इसलिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं। कैलारस की मिल को चालू कर दें तो कम से कम वहां के कुछ किसानों का भला हो जाए, लोगों का भला हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप ये ना कर पाए, हम तो चाहते हैं कि आप मिल चालू करें। कैलारस की शुगर मिल सिर्फ चीनी नहीं बनाती थी, ये किसानों की फसल का बाजार, मजदूरों की रोजी और इलाके की अर्थव्यवस्था की मिठास थी। अब ईओआई के साथ एक बार फिर उम्मीद की शुरुआत हुई है। कैलारस में अगर मिल चली तो सिर्फ मशीनें नहीं चलेंगी, किसानों की उम्मीद, रोजगार की राह और स्थानीय कारोबार भी रफ्तार पकड़ेंगे। और यही वजह है कि प्रदेश की दूसरी बंद फैक्ट्रियों की नजर भी इस कोशिश पर है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि मिठास की ये उम्मीद हकीकत में कब बदलेगी। मिल के लिए जो ईओआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी रुचि दिखाएगा इस मिल को लीज पर लेने के लिए, 15 सितंबर वो तारीख है जब तक जो भी ईओआई आएंगे सामने, यानी जो भी इंटरेस्ट लेगा, 15 सितंबर वो लास्ट डेट है और उसके बाद प्रक्रिया को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन बात बहुत साफ है, जो मांग, कांग्रेस का जो विरोध है वो भी अपनी जगह है। और एक प्रक्रिया ये तो बेहतर हो ही सकती है कि अगर स्थानीय सहकारी समिति और स्थानीय किसानों की कोई सहकारी समिति अगर इस शुगर मिल को लेती है तो ये स्थानीय रोज़गार की दृष्टि से भी और उपयोगिता की दृष्टि से भी बेहतर होगा। लेकिन क्या इसके लिए हमारे किसान और हमारा पूरा सेटअप तैयार है? हमारे सवाल हैं, क्या 30 साल की लीज से बंद पड़ी मिल को नई जिंदगी देने का मॉडल सफल होगा? क्या मोहन सरकार की इस पहल से दूसरी बंद फैक्ट्रियां भी पुनर्जीवन की तरफ बढ़ेंगी? क्या दोबारा मिल शुरू होने से कैलारस के गन्ना किसानों को स्थायी बाजार मिलेगा? मिलिए मेहमानों से। मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बहुत बेहतर समझते हैं मध्य प्रदेश को। राहुल राज हैं, युवा नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और
मनोज सैनी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका भी स्वागत है। कैसे देखते हैं संदीप जी? एक कोशिश है, अच्छी कोशिश है। अभी तो EOI शुरू होंगे, तमाम चीज़ें जो हैं वो भी होंगी। महंत राजेंद्र भारती जी भी हैं, पूर्व विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा उनको भूल गया था। असल में राजेंद्र भारती नाम ही ऐसा है कि ऐसा लगता है कहाँ होंगे राजेंद्र भारती हमारे साथ। राजेंद्र भारती तो इस समय न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चक्कर लगा रहे हैं। जी जी, बहुत स्वागत है महंत राजेंद्र भारती जी आपका। जी संदीप जी। देखिए शरद जी, कोई भी उद्योग शुरू होता है तो उम्मीद तो जागती है, और ख़ासकर उस इलाके के जहाँ वर्षों से एक मिल बंद हो और वो सीधे किसानों से जुड़ी हुई हो। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है, मिल शुरू हो जाती है, तो एक अच्छा संदेश जाएगा, और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो एक नई उम्मीद लेके चलेंगे कि उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही किसानों की सिर्फ फसल नहीं जाएगी, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बड़ा रोजगार मिलेगा। लेकिन बात जो आपने कही वो उससे मैं सहमत हूँ कि अगर इसमें कृषि या किसानों से जुड़ी समिति अगर आती है, सहकारी समिति, तो ज़्यादा हितकर होगा। वैसे मेरी जो जानकारी में वहाँ की 1-2 समितियों ने काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया है। मुख्यमंत्री से वो लोग संपर्क भी कर चुके हैं और अपना मेमोरेंडम या अपना जो प्रस्ताव है वो भी दे चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर वो समिति आगे आएगी तो किसानों का ज़्यादा भला होगा, क्योंकि स्थानीय जो समिति होगी वो किसानों की समस्या को समझेगी, किसानों के हित में फैसले लेगी। अगर सीधे तौर पर कोई उद्योगपति आ गया तो मुझे लगता है कि वो लाभ नहीं होगा किसानों का जिसकी वो उम्मीद लेके चलते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई बाहर से आ गया तो वो परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी जिनकी उम्मीद हम इसको लें। मनोज, आप किस तरह देखते हैं और क्या टिप्पणी है आपकी? सर जी, ये करीब 2-3 महीने पहले मैं ही एक कवरेज कर रहा था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था, सहकारिता का कवरेज था, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि KLRS को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2-3 महीने हो गए, उन्होंने उस पर काम भी किया। पर आप मनसा सरकार की देखेंगे तो फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी थी उनको चालू करने का, और दूसरी बात यह है कि जो फैक्ट्रियां थी बंद हो गई लेकिन मजदूरों को आज तक पैसा नहीं मिला। चाहे हुकुमचंद मिल हो या उज्जैन की हम 2-3 मिलों की बात करें, बिमल मिल रही है, हीरा मिल रही है, उन सबको उन्होंने ठीक किया और उसकी राशि भी मिल गई और वहाँ पर नए काम भी शुरू हो गए। तो इससे एक जो मन की भावना है वो तो समझ आ रही है। लेकिन शुगर मिल तो एक ऐसा है, शुगर तो बहुत पहले खरगोन में भी रही है, यहाँ भी रही, सभी जगह मिल बंद पड़ी, और ऐसे दौर में हम शुगर की चर्चा कर रहे हैं जब इस समय पूरा मसला छाया हुआ है। तो अच्छा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास के बीच में वही है कि आएगा कौन और लेगा कौन, लेने वाला कौन होगा, और यदि वो ठीक ढंग से लेता है तो फिर वहाँ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए शरद जी, ऐसा है कि तो धन्यवाद देते हैं पंकज उपाध्याय जी को कि उन्होंने अनशन किया और राहुल गांधी जी ने उनसे चर्चा की, अखिलेश जी ने की, जीतू पटवारी जी वहाँ गए, एक नैतिक दबाव बना और ये किसानों की जीत हुई। लेकिन इसकी तरह समझना ये कि 1965 में इस फैक्ट्री की नींव रखी गई, 1971 में ये फैक्ट्री सुचारू रूप से चली। इसकी 1250 मेट्रिक टन प्रतिदिन की प्रतिदिन करने का। जी हाँ, लंबे समय से केवल ये KLRS का मसला नहीं है। जब सहकारिता आंदोलन कांग्रेस के ज़माने में बड़ा था शरद जी, और सबसे पहले महाराष्ट्र का मॉडल समझ के उस समय से जो क्षेत्रकारी संगठन होते थे वहाँ पे सारे के सारे सहकारिता को हमने यहाँ रखा। तो जिस प्रकार पौराणिक जी कह रहे थे, किसानों की FD लगी है। ऐसी कई फैक्ट्रियाँ हैं शरद जी इस मध्य प्रदेश में जिनमें आज भी 10-10 हज़ार की राशि किसान की बतौर सदस्य लगी है, वो बंद पड़ी हैं। गुना में फैक्ट्री बंद पड़ी है। इन फैक्ट्रियों के कारण जो KLRS का पूरा मुद्दा था वो इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि 2017 में, ये मैं आपको बता दूं विधानसभा का उत्तर है जो सहकारी मंत्री जो है विश्वास सारंग जी ने दिया था कि साहब 2017 में इसको पुनः चालू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो चालू नहीं हुई। फिर चालू नहीं होने के साथ शरद जी दुर्भाग्य ये था कि उसको बेचने की, यानी उसकी ज़मीन जो है मेरे ख्याल से लगभग 0.840 हेक्टेयर जो है उसको बेचने के लिए 2024 से लगातार आज तक 6 बार प्रयास हुआ, मशीनरी को बेचने का प्रयास हुआ। आज जब सरकार ये कदम उठा रही है कि हम उनका पुनरुत्थान करेंगे, तो ये बात पहले भी सोची जा सकती थी। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये मसला भाई साहब केवल एक किसानों का नहीं है। आप मध्य प्रदेश में पिछले साल से शरद जी, जहाँ 75 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन गन्ना का हुआ था, वो घट के आज 61 लाख हो गया। 4 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन का घटना इसलिए हुआ है क्योंकि किसान का विश्वास डोल रहा है। अब फैक्ट्री चलाने के लिए जो आपकी दलील दी गई थी विधानसभा में, वो दी गई थी कि साहब गन्ने का उत्पादन कम हुआ
और उसका जो प्राइस मनी होता है जो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिला। तो भाई गन्ने का उत्पादन किसान कोई भी पैतृक फसल से जब शिफ्ट होता है, जब उसे एक उम्मीद होती है कि मुझे बेहतर फसल मिलेगी, जब समय के साथ कालांतर में उसे एफआरपी उस हिसाब से नहीं मिलता है तो वो फसल बोना बंद कर देता है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि तय एफआरपी उसे मिले और जो उसका रेट होता है शक्कर बनने के बाद जो इंसेंटिव मिलता है वो टाइम से मिले। तो ये सारी बातें, और आज के दौर में जब इथेनॉल की बात हो रही है, जब हम शक्कर के क्राइसिस की बात कर रहे हैं इस समय, तो हमें आत्मनिर्भर होने की और आवश्यकता है ताकि हमें 10 लाख मीट्रिक टन मंगाना ना पड़े। राजन जी, कई बातें हैं कि पहला तो किसी स्थानीय सहकारी समिति को जो कृषकों की हो उसे मिले तो लाभ की स्थिति बनेगी, और कोई बाहर वाला उद्योगपति आकर अगर इसे लीज पर लेता है तो वो शुगर भी क्या मध्य प्रदेश के मार्केट के लिए होगी। और फिर बहुत सारे सवाल भी हैं, मशीनरी किस स्थिति में है, निवेश की स्थितियां क्या हैं, जो टेक्नीशियंस हैं और वो जो लोग तमाम थे वो कहाँ से लाए जाएंगे, तो ये तमाम कई बड़े सवाल हैं। जी शरद जी, सबसे पहले मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि पहले हमको मध्य प्रदेश नहीं, भारतवर्ष में जो कृषि का जो एक रकबे के आधार पर जो परंपरागत हमारी कृषि का उत्पादन होता था तो उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आए। अब पहले की जो पारंपरिक दृष्टि से अगर कृषि के अगर रकबे में किसानों की जो उपज का अगर अपन मापदंड देखें तो कपास, मूंगफली, तुअर की दाल और ऐसे गन्ने की भी प्राथमिकता थी। अब शुगर मिल, जैसे जावरा शुगर मिल, वो भी चलते हुए कांग्रेस का समय या भाजपा का समय की बात मत करिए, ये करिएगा उस समय कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुई। महेशपुर शुगर मिल चलते हुए बंद हुई। तो ये परिस्थितियां कैसे निर्मित हुई, इस आधार पे गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है। इसको राजनीतिक मापदंड से देखने की आवश्यकता नहीं। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को कि चूंकि इस समस्या को वो हल करना चाहते हैं। और अभी आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर भी आपने जानकारी दी कि उज्जैन की मिलों का लंबे समय से जो कपड़ा मिल थी उन कपड़ा मिलों के भुगतान किसान जो मजदूरों का किया, इंदौर की मिलों का भी किया। तो ये समस्या प्रदेश की जनता की प्राथमिकता, किसान का जो प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने की बात कही है, ये स्वागत योग्य है। अगर समिति चलाती है तो भी स्वागत योग्य है, और अगर 30 साल के आधार पर किसानों की प्राथमिकता के आधार पर अगर सरकार निर्णय लेती है तो वो भी स्वागत योग्य है। क्योंकि किसान को लाभ तो गन्ने की फसल से, उत्पादन से, उपज से जो मिलेगा वही हमारी प्राथमिकता है। तो हमारी परंपरागत जो चीजें हैं, देखिए आज प्रधानमंत्री ने धार में जो बड़ा कैंपस जो खड़ा किया है उसमें धार क्षेत्र के किसानों को कपास का जो मूल खरगोन क्षेत्र में कपास का जो उत्पादन था वो लगभग ना के बराबर हो चुका है। फिर से किसान कपास की ओर लौटेंगे, उनको उत्पादन की उपज के जो भाव मिलेगा गन्ने की तरफ लौटेंगे। तो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव है और सरकार उस पर काम कर रही है। देखिए, एक आंकड़ा ये है कि पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में 6 चीनी मिलें बंद हुई हैं, और गन्ना, देश के गन्ना उत्पादन में हमारा रेशियो 1 पॉइंट समथिंग है। इस स्थिति में नरसिंहपुर और उसके आसपास का इलाका काफ़ी फर्टाइल माना जाता रहा है गन्ना उत्पादन में, और गन्ना काफ़ी मैं किसान नहीं हूँ लेकिन संदीप जी को ज़रूर जानकारी होगी और राहुल जी भी जानते होंगे, पानी काफ़ी लगता है संदीप जी गन्ने को। और इन स्थितियों में हम एक मिल लेकर आ रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बहुत ब्राइट नहीं है गन्ना उत्पादन की बात। तो क्या ये चुनौतियां भी आप देखते हैं और इनको कैसे मीट आउट किया जा सकता है? देखिए शरद जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पानी का संकट रहता है, लेकिन जो मुरैना और भिंड वाला इलाका है वहाँ चंबल जैसी नदी का पानी उपलब्ध हो सकता है। चुनौती तो रहेगी, स्वाभाविक सी बात है जो आपने कही कि मशीनरी कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, लेकिन सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है या जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि एक ये सकारात्मक है। 2 चीज़ें उससे, एक तो किसान उत्पादन शुरू कर सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है। वो किसान जो पहले गन्ने का उत्पादन, कैश क्रॉप जैसा ही है गन्ना भी पूरी तरह, और इसका दाम शरद जी बड़ा अच्छा मिल जाता है। और अब जो इथेनॉल का भी जो काम होने लगा है गन्ने के जरिए, उससे भी किसानों में एक संभावना बढ़ेगी। तो जो वहाँ सरसों वगैरह की खेती होती है तो कुछ किसान गन्ने की तरफ भी शिफ्ट कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में ईमानदारी से पहल हुई, जो आता है इन्वेस्टर, चाहे वह समिति हो चाहे उद्योगपति हो, और वो किसानों को तैयार करेगा, तो रोजगार एक किसान, और दूसरा जो उसके बाय प्रोडक्ट होंगे उससे जो चीज़ें बनेगी उससे वहाँ आर्थिक समृद्धि और आएगी। शरद जी, मुरैना को हम लोग जानते हैं, भिंड मुरैना वो इलाका है जो कभी डकैत प्रभावित इलाका रहा है,
और वहाँ रोजगार के अवसर पहले कम रहे हैं। अगर इस तरह की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है पलायन भी रुकेगा और समृद्धि भी आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मनोज, एक क्विक कमेंट आपका। देखिए शरद जी, प्रयास चल रहे हैं लेकिन फसलों का दौर बदला है। फसलें अब नई तरीके से फसलों का इस समय हम देख रहे हैं उपार्जन होता है। खासकर उस तरफ जब जाते थे, जैसा संदीप जी भी कह रहे थे, वहाँ सरसों है, मूंगफली है। क्योंकि कवर किया तो मैंने देखा वहाँ पे इस तरह की फसलें बहुत होती है, पर उसमें पानी कम लगता है, जिसकी चिंता आप भी कर रहे थे। पर पानी की चिंता इसलिए अब ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि सरकार ने केंद्र बेतवा जैसी लिंक पर काम कर रही, बाकी चीज़ों पर काम कर रही है। लेकिन चुनौतियाँ बहुत है। किसी फैक्ट्री में जब बंद लगातार कोई फैक्ट्री हो जाती है तो मुझे लगता है नए ढंग से उसकी शुरुआत करना पड़ेगा। उसमें इन्वेस्ट भी खूब होगा और किसी अच्छे इन्वेस्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसानों की समिति यदि आती है, एक अच्छा प्रयास हो सकता है, लेकिन उसमें पैसा कहाँ से आएगा ये बड़ी चुनौती होगी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। नरसिंहपुर ज़िले के आसपास ही, नरसिंहपुर ज़िले में ही 6 मिलें हैं मुख्य तौर पर जो चालू हैं, तो ये स्थिति बनती है। राहुल जी, आपके क्या सजेशंस हैं? देखिए सर जी, बहुत साधारण सी बात है। जैसे हम अगर इसी का उदाहरण ले तो 47.63 करोड़ की देनदारी बाकी है, जिसमें लगभग 783 उनके कर्मचारी हैं और 3675 किसान हैं। ये मूल समस्या है। जब गन्ने के पिराई का सीज़न आता है और उससे शक्कर जब बनाई जाती है तो उसका एक इंसेंटिव मिलता है। बाकी जो FRP, जैसे इस साल 365 रुपये सरकार ने FRP तय किया है, गन्ने का FRP होता है, बाकी फसलों का MSP होता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जब समय से भुगतान आप किसान का नहीं करते। क्योंकि मेरा ननिहाल गुना में है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ, तो वहाँ फैक्ट्री लगी थी सहकारिता क्षेत्र में, पार्वती नदी है, तो वो उस चीज़ को मैंने आंखों से देखा है कि पार्वती के बेल्ट में गन्नों उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। फिर किसानों ने सहकारी क्षेत्र में अपनी अनुदान देके अपने शेयर होल्डिंग बना के उस फैक्ट्री को लगाया। लेकिन कालांतर में जब फैक्ट्री चलती रही और उसके उत्पादन से उनको पैसा नहीं मिला तो गन्ने का जो रकबा है स्वाभाविक रूप से श्रिंक होगा, क्योंकि वो तो ज्वार का बेल्ट था, मूंगफली का बेल्ट था। इसके बाद जब आप किसान शिफ्ट होता है फसल पे, ये बेसिक और व्यवहारिक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी राजनीति की तरह। जब शिफ्ट होता है कि भाई मैं तो पारंपरिक फसल पे जाऊंगा जिसका MSP मिल रहा है, मैं क्यों गन्ना लगाऊं जिसके ऊपर शुगर मिल पे डिपेंडेंसी रहेगी। ये जो बात आप इथेनॉल की कह रहे हो, आज इथेनॉल के चक्कर में क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि एंसिलरी लगाने की परमिशन कांग्रेस के टाइम पे नहीं दी गई थी। गन्ना उत्पादन की जितनी भी शुगर मिल्स थी, शरद जी उस समय बार बार डिमांड करती थी कि हमें एंसिलरी लगाने दीजिए ताकि हम जो है दारू फैक्ट्रीज को डायरेक्ट अपना अल्कोहल ग्रेड बना के बेच सके। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी, सरकार लाई अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। तो जो आज क्राइसिस आ रहा है उस पर भी अगर हम 2 शब्द कहें तो दिक्कत यह है कि बात तो मक्का से भी बनाने की हुई थी, तो सारा का सारा डिपेंडेंसी गन्ना पे क्यों आ गई और उसके चक्कर में शुगर का स्टॉक घट गया। तो मेरा सबमिशन केवल इतना है कि सरकार चिंता इस बात की करे कि देनदारी पहले पटा दे और कालांतर में आगे भी शुगर मिल को स्थापित करने के लिए किसान का भुगतान समय से जब तक नहीं होगा, कोई भी शुगर मिल अपनी तय मानक से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएगी और साथ में वो चल नहीं पाएगी, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकलेगी। तो दोनों चीजें हो रही, ना तनख्वाह निकलती, सारी शुगर मिल शरद जी इसी पैटर्न पे डूबी है। क्या कहेंगे महंत भारती साहब? देखिए, ये जो राहुल जी ने अपनी बात रखी है, तो ये बात प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी सरकार हो उसको ये तो प्रैक्टिकल चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि इसके पहले भी ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सोयाबीन का उज्जैन में था, जो सरकार के माध्यम से लगा, लेकिन वो सरकार के लगाने के बावजूद भी समितियों में जो गड़बड़ियां होती रही, मट्टी डाल करके समितियों के माध्यम से सोयाबीन पहुंचाया गया। लगातार घाटे में होने के बाद में वो एशिया का सबसे बड़ा आधुनिकतम सोयाबीन प्लांट को बंद करना पड़ा। तो जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के आधार पे ही ये जो निर्णय और परिस्थितियां निर्मित हुई है, उसी को सरकार को फेस करना है कि ये सब चीजें ना होकर के कैसे किसानों के पास में पैसा पहुंचे। यही तो प्राथमिकता है और ये सरकार निर्णय लेने की प्राथमिकता में आ चुकी है। और चूंकि निर्णय ये फौरी नहीं है, सरकार का निर्णय है, उसको चालू करना है और चालू करेंगे उसको, और ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भावना में निर्णय नहीं होना चाहिए और इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जनता के प्रति हम अपनी जवाबदेही लेकर चलें और एक और ईश्वर न करे बड़े नुकसान की तरफ हम बढ़ जाएं। बहुत ठोक बजाकर फैसले होने चाहिए। जिस तरह से आज का समय है, क्या वायबिलिटी फैक्टर को देखें, क्या इसको रिवाइव करना ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि AOI जो हैं, इंटरेस्ट जितना है शो करते हैं क्या लोग, वो पैसा आता है। नहीं तो बेहतर तरीका ये भी है कि जो देनदारियां हैं उनको चुका के वहाँ किसी और उपयोग के लिए कोई क्या, तो ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न भी नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने कई सरकारी योजनाओं को देखा जिसमें स्मार्ट सिटी मेरे जहन में सबसे पहला आता है। भोपाल का ही उदाहरण देखा कि पेड़ कटते गए
और उसकी जगह स्मार्ट सिटी कितनी हुई भोपाल, ये तो हम जानते हैं। और फिर सरकारी तंत्र में जवाबदेही तय करना बहुत कठिन होता है। शरद जी, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपने फैसला लिया है कि वो फैक्ट्री फिर चालू करनी है, तो मुझे लगता है कि ज़मीनी हकीकत का आकलन बहुत ज़रूरी है। देनदारियाँ किसानों की होनी चाहिए, व्यापारी या जो जिनका भी बकाया है कर्मचारी, वो होनी चाहिए। लेकिन आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर हम ये फैक्ट्री शुरू करते हैं तो क्या हम रन कर पाएंगे। अभी वहाँ गन्ने का उत्पादन कितना हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री तो आप पता चला 6 महीने बाद चालू कर लेंगे या 1 साल लग जाएगा चालू करने में, तो क्या गन्ना की उतनी उपज आ जाएगी जितनी वो काम कर सकती है, या आप ट्रांसपोर्टेशन करके बाहर से लाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ज़मीनी अध्ययन और उसके बाद सरकार को अंतिम फैसले पर पहुंचना चाहिए और कौन से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो टोटल उसका वैल्यूएशन हुआ था वो करीब 500 करोड़ के आसपास है, जो प्रॉपर्टी उसकी है वो करीब 500 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी ज़मीन है कि आप वहाँ कोई क्लस्टर भी खड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गन्ना सफल नहीं होता है तो आप एक नया प्रयोग भी वहाँ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जोर देना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए कि वाकई में गन्ना की फैक्ट्री ही चालू करना ठीक रहेगा या उसका कोई और उपयोग हो सकता है। मनोज, देनदारी का जो निर्णय है वो 3 जगह देखने में मिला है शरद जी, और उसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दिए। ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर, तीनों जगह जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां थी उसको देनदारी सरकार ने चुकाई है। पर देनदारी के बाद नए जो उद्योग हैं वो उस क्षेत्र में तो दिख रहे हैं। अब जैसा आप भी कह रहे थे कि यदि शुगर मिल को आप फिर शुरू करते हैं, तो जितना मैंने भी उस क्षेत्र को कई बार जाने का मौका मिला है, अब गन्ने की फसल वहाँ मुझे दिखाई नहीं दी कि उस तरह की। पहले ऐसा होता था कि लगातार वहाँ गन्ना दिखता था। तो सबसे पहला तो यही है कि किसानों को गन्ना के लिए तैयार करना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं जोखिम है इसमें, इसीलिए मैंने भी कहा बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, सरकार सियासी तौर पर, आप देखिए आप कांग्रेस के विधायक भी वहाँ बैठ गए, पूरी कांग्रेस चली गई, राहुल गांधी के आने की बात भी चली, हालांकि वो दूसरे मुद्दे पर आना चाहते। तो सियासत अपनी जगह पर, दोनों दलों को कई बार ऐसा होता है जो आप भी कहते हैं कि कुछ मुद्दों पर तो दोनों दलों को एक हो जाना चाहिए और उस क्षेत्र के लिए क्या बेहतर है उस पर काम करना चाहिए। ऐसा ही कई उदाहरण, लोक लुभावन योजनाएं किस तरह चुनौती बनती खजाने के लिए। कांग्रेस के लिए हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम एक चुनौती बनी, कर्नाटक में भी यही चुनौती बनी, कॉन्ट्रैक्टर्स के लंबे लंबे बिल पेंडिंग रहे। और जिन राज्यों ने लाडली बहना और उससे मिलती जुलती योजनाएं शुरू की हैं, दिल्ली में तो मेरे ख्याल से अभी तक घोषणा के बाद, संदीप जी मेरे ख्याल से अभी ये लॉन्च नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल बजट देखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये भयानक जोखिम इसलिए है कि आप एक सेगमेंट को, वो चाहे महिलाएं हों या वंचित वर्ग हो, आप उनको संतुष्ट करते हैं तो विकास दांव पर लग जाता है। और विकास दांव पर लगता है तो वंचित वर्ग, महिलाएं, पुरुष, ओबीसी, सवर्ण सब विक्टिमाइज होते हैं और एक आक्रोश निर्मित करते हैं। राहुल जी, देखिए शरद जी, की सहकारिता के क्षेत्र में ये बात समझनी पड़ेगी और इस बात को गंभीरता से हमारे भाजपा के साथी भी समझेंगे। उद्योग लगाया इसलिए जाता है ताकि किसानों का उन्नयन हो। किसान गन्ना, जैसे आप भाई साहब ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कि साहब वहाँ गन्ना, वो तो अब आप फैक्ट्री बंद पड़ी तो गन्ना क्यों लगाएगा किसान? फैक्ट्री चलेगी तो उम्मीद में किसान गन्ना लगाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस के समय में जिस प्रकार उनको सपोर्ट किया जाता था, मैंने आपको गुना की फैक्ट्री का उदाहरण दिया, कैलारस का भी 2017 से निरंतर विधानसभा में खुद आप जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार उस समय जब आपको लगता है कि सहकारिता फैक्ट्री को या शुगर मिल को या किसी भी सहकारिता के क्षेत्र में किसानों से जुड़े उद्योग को जरूरत है सहयोग की, आप उस समय खड़े हो जाइए। भाई, आप उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ करते हो, 20-20 साल तक आप इन्वेस्टर समिट के बाद उद्योग नहीं लगाते, वो उद्योगपति, उनकी हम इतनी चिंता करते हैं, आरती उतारते लाते हैं, और किसानों से जुड़ा हुआ वो उद्योग जो किसान खुद लगाते हैं उसमें अपनी पूंजी तक लगाते हैं। शरद जी, क्या सही समय पर सरकार उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती? आज जो ये साधुवाद दे रहे हैं, अगर 2017 में दे देते तो ये क्या ये फैक्ट्री नहीं चल जाती? राजेंद्र जी, महंत राजेंद्र भारती जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, सरकार ने तो निर्णय ले लिया है कि मिल को चालू करना है, और रही बात ये कि मिल सरकार चलाएगी तो निश्चित रूप से किसी अनुभवी और जो सक्षम व्यक्ति होगा उसको निश्चित रूप से इस काम के लिए सौंपा जाएगा और किसान उससे प्रेरित होंगे। जैसा भी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जब फैक्ट्री प्रारंभ होने की स्थिति निर्मित होगी तो स्वाभाविक है जिन किसानों को गन्ना बोना वो गन्ना बो करके अपनी फसल का उपज का दाम लेंगे। जैसा कि आज शरद जी आपने खुद कहा कि ये कॉस्ट है, वो जो कीमत, इसकी कीमत जो मिलती है किसानों को, वो नगद उसका भुगतान होता है। जैसे कपास में भी नगद भुगतान होता है, और ये सोयाबीन की भी जो फसल किसान इसलिए बोता है तो उसको नगद भुगतान मिलता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा एक बेहतर कदम है और इसमें सरकार आगे बढ़ चुकी है। ये राजनीतिक मुद्दा, इसको हम ना बनाना चाहते, ना राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका आंकलन किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में जो हमारा वेलफेयरिज्म का मॉडल है, ये इसमें निर्धारण नहीं करता कि व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत उम्र के अंतिम पड़ाव में सबसे ज़्यादा होती है। उस समय अगर उसके लिए एक अच्छी मेडिकल स्कीम हो, हालांकि अब योजनाएं हैं, और उसी के साथ उसके लिए कुछ ऐसे भत्ते हों कि जिससे वो जीवन के अंतिम वर्षों में, क्योंकि शुरुआती वर्षों में यानी प्री-60 वो अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रयास करके हासिल कर सकता है, लेकिन इसके बाद कठिनाई होती है। लेकिन हमारा मॉडल शुरू से ही सबको लाभ पहुंचाता है। इसमें उद्यमिता जो व्यक्ति के भीतर होती है उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। हम व्यक्ति को उद्यमी नहीं बनाते। जिस तरह के मॉडल चीन, जापान या यूरोप के देशों ने अडॉप्ट किए, शायद भारत में भी अब इसकी ज़रूरत है कि हमें लोगों को उद्यमशील बनाना होगा। जैसा गुजरात में है कि व्यक्ति वहाँ ब्लड में ही कहा जाता है कि खून में ही उनके व्यापार है, ऐसा नहीं है। इसको अगर हम डेवलप करेंगे तो हर नौकरियां आप सबको नहीं दे सकते। वो समय आएगा जब आपको कृषि और नौकरी के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। तो आपको या तो पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कृषि को एक उद्योग बनाने के लिए। ये बड़े सवाल हैं जिनसे आंख बचाकर निकलने के बजाय इनके उत्तर मजबूती से ढूंढे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए अफसरनामा और मिलिए 2016 बैच के IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ काडर के जो बेमेतरा के SP हैं त्रिलोक बंसल जी से। नमस्कार।